सारे ग्रुप में लिंक आएंगे आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट्स को देखा था, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज किया है। देन पॉलीमर एंड मोनोमर का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें मोनोमर मतलब सिंगल वाला यूनिट, पॉलीमर मतलब जो मोनोमर जुड़ जुड़ के बनता है वो। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं अमाइनो एसिड में, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप, देन अमाइनो हाइड्रोजन एंड वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप जब चेंज होता है तो अमाइनो एसिड का टाइप भी चेंज होता था। फिर अमाइनो एसिड के टाइप्स देखे, अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो एसिडिक, 2 अमाइनो ग्रुप है तो बेसिक, 1 कार्बोक्सिल 1 अमाइनो ग्रुप है तो न्यूट्रल। ऐसे 3 अमाइनो एसिड के टाइप्स देखे। देन जो जरूरत होती है अमाइनो एसिड्स की उसके ऊपर देखा। ये टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है, ये अमाइनो एसिड टाइप है उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, ये अमाइनो एसिड टाइप है उनका अवेलेबिलिटी जो है उसके ऊपर, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल होना, है ना। एंड लास्ट में देखा था कि कैसे अमाइनो एसिड एक ज्विटर आयन करके बिहेव करता है। हाँ, काफी मैंने आपका वही रिपीट करवा दिया एक बार, जस्ट मैंने क्विक बता दिया कि इसको हमने किया था लास्ट क्लास में। अब हम चलते हैं आगे लिपिड वाला मॉलिक्यूल जो है उसके तरफ। लिपिड जो है वो वाटर में इंसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मतलब एसिड्स में वगैरह वो सॉल्युबल हो जाता है। अब लिपिड जो है वो अलग अलग फॉर्म में दिखता है बच्चों हमारे बॉडी में, कभी फैट, कभी वैक्स, कभी स्टेरॉल्स, कभी वो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे दिखेगा, कभी फॉस्फोलिपिड एंड कभी ग्लिसराइड्स। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूप में हमको लिपिड पाया गया है। जैसे हमको फॉस्फोलिपिड पाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो हम ना बच्चे क्या करेंगे, लिपिड के फैटी एसिड्स का फॉर्म देखेंगे, देन हम उसका ग्लिसरॉल फॉर्म देखेंगे जिसी को ग्लिसराइड्स कहते हैं हम, ध्यान दीजिएगा बच्चे। एंड लास्टली हम देखेंगे उसके और एक सिंपल वाला फॉर्म फॉस्फोलिपिड वाला। ओके, यस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट वाला जो फॉर्म है फैटी एसिड, जिसमें क्या है ना, सिंपल लंबी सी कार्बन की चेन होती है, जैसे कार्बन वाली ऐसी सिंपल वाली चेन है एंड एंड में लग गया है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। तो इस सिंपल चेन को कहा गया है आर ग्रुप एंड ये COOH, मतलब आर ग्रुप यहाँ पे कोई भी कार्बन की लंबी चेन हो सकती है, इन बिटवीन 1 to 19 कार्बन, कितने भी कार्बन का ये फैटी एसिड चेन हो सकता है। आपने ये देखा था ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर याद है, उसमें क्या देखा था, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप था, ये वाला क्या था, ये वाला था फैटी एसिड चेन। तो इसी चेन को हम देख रहे हैं कि ये जो सिंपल कार्बन की चेन होती है, अब ये चेन ना कभी कभी इनके पास होता है डबल बॉन्ड, कभी कभी होता है सिंगल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड है मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है तो वो क्या है, सैचुरेटेड। एंड अनसैचुरेटेड मतलब क्या, जिसमें डबल बॉन्ड। ये तो शायद केमिस्ट्री का हिस्सा है एंड आप भी समझते हो इस चीज को, है ना। तो ये फैटी एसिड की चेन कभी सैचुरेटेड हो सकती है या इट कैन बी अनसैचुरेटेड, सिंपल टर्म में, है ना। अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड अबाउट द फैटी एसिड, ये हो गया एक फॉर्म लिपिड का। फिर नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं जो है ग्लिसरॉल्स। ग्लिसरॉल क्या है, एक सिंपल प्रोपेन है जो 3 OH ग्रुप के साथ जुड़ता है। सो उसको हम कहते हैं ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। मतलब क्या, व्हेन प्रोपेन हैज 3 हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स अटैच्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब ग्लिसरॉल जो है ना, इसके साथ हमारा फैटी एसिड अगर जुड़ता है तो ये बनता है ग्लिसराइड। प्लीज ध्यान दीजिएगा वरना क्या हो जाएगा, यू विल मिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ग्लिसराइड माने क्या, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, और इन दोनों को सी यहाँ पे दिया है, ये वाला स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल है, ये वाला फैटी एसिड है, और दोनों को जोड़ कौन रहा है, ईस्टर बॉन्ड। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे कि लिपिड जो है ना वो बहुत ही मल्टीटास्किंग है। कभी कभी लिपिड हमने देखा है लिपिड को जुड़ते हुए फॉस्फेट के साथ,
देन लिपिड को जुड़ते हुए शुगर के साथ, देन कभी लिपिड प्रोटीन के साथ भी जुड़ सकता है जिसको लिपोप्रोटीन कहेंगे, शुगर के साथ जुड़ा तो ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, और हमेशा जब भी ये जुड़ेगा ना तो ये ईस्टर वाला बॉन्ड बनाता है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड बना के लिपिड जुड़ते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, वही बताया मैंने, ये वाला बॉन्ड जो है इट इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। एंड ईस्टरिफाइड है मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल ईस्टरिफाइड होता है, सी यहाँ पे लिखा है ना कि फैटी एसिड्स आर फाउंड ईस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल, मतलब ईस्टर बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स है ना, वैसे ये एक बॉन्ड है, एक तरीके का बॉन्ड है। यस निखिल, आई गेस आई क्लियर योर डाउट। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला फॉर्म लिपिड का। एंड लास्ट एंड सबसे आसान वाला फॉर्म है फॉस्फोलिपिड। सिंपल, ये फॉस्फेट वाला ग्रुप, ये फैटी एसिड वाला चेन, Fa मतलब यहाँ पे फैटी एसिड, और ये एक साथ बनता है फॉस्फोलिपिड। फिर से ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? बाय डिफॉल्ट ईस्टर बॉन्ड ही बनाएगा। अब समटाइम्स नीट में ना फॉस्फोलिपिड की जगह पे फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल्स भी कहते हैं। फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड सिनोनिम से सेम ही नेम है, तो कंफ्यूज करने के लिए अगर डाला गया हो तो कंफ्यूज ना हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड मतलब आपको फॉस्फोलिपिड के बारे में ही पूछा गया है, सिंपल। तो हमने क्या देखा? लिपिड्स के तीन फॉर्म, फैटी एसिड्स देखे, सिंपल कार्बन का चेन है, चाहे वो सैचुरेटेड हो सकता है या अनसैचुरेटेड हो सकता है। ग्लिसरॉल देखा, ग्लिसरॉल में अगेन फैट्स एंड ऑयल्स आएंगे। जैसे हम अभी बताते हैं ना कि सर्दियों में क्या हो जाता है, जनरली तेल जो है वो जम जाता है क्योंकि उनका लोअर होता है मेल्टिंग पॉइंट, और उसी को हम ऑयल कब कहते हैं? जब वो लिक्विडिफाई हो जाएगा। तो ये ग्लिसरॉल्स होते हैं जनरली, क्योंकि फैटी एसिड अगर सैचुरेटेड बॉन्ड से बना है तो वो जनरली जम जाता है, ठीक है। तो फैटी एसिड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला किस्सा पढ़ा। देन आए हम ग्लिसरॉल की तरफ। ग्लिसरॉल क्या है? ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, जो जनरली फैटी एसिड के साथ जुड़ के ही आते हैं, कभी इंडिपेंडेंटली ग्लिसरॉल नहीं आएगा, फैटी एसिड के साथ जुड़ के आएगा, जिसको हम कहेंगे ग्लिसराइड। तो कभी मोनोग्लिसराइड, कभी डाई, कभी ट्राई, उसके कितने चेन से उसके ऊपर उसके नाम गिर गए हैं। एंड थर्ड फॉर्म जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, फॉस्फोलिपिड देखा, जो कहाँ देखते हैं हम इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, करेक्ट। ये तीन फॉर्म देखे। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे नजर ना हटाइएगा स्लाइड से, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है एंड बच्चे इसको गड़बड़ भी करते हैं, कंफ्यूजिंग टर्म्स है भी यहाँ पे। ओके, सो अब न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो क्या है? जो मोनोमर है डीएनए एंड आरएनए के, मतलब दिस इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए क्या है? पॉलीमर है। इसको बनाता कौन है? न्यूक्लियोटाइड। इसको समझने के लिए हम उसको दो हिस्सों में देखेंगे। पे अटेंशन, इसको अगर मैं 12th में पूछूंगी ना, फिर बोलना नहीं कि मैम हमको याद नहीं है या भूल गए। नो, ये लाइफ लॉन्ग जब भी जितना भी बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो ये याद रखना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसको ना भूलिएगा काइंडली। अब न्यूक्लियोसाइड से बनता है न्यूक्लियोटाइड। कैसे? न्यूक्लियोसाइड को बनने के लिए लगता है फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी गलती कर दी मैंने, फॉस्फेट ग्रुप नहीं बच्चे, यहाँ पे होना चाहिए नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। एंड न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए लगता है नाइट्रोजन बेस, सेम चीज, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। माने इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट को ऐड कर दो, बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को हटा दो, बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? बट आरएनए एंड डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड की नहीं, न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है। तो न्यूक्लियोसाइड को अपने सर के ऊपर फॉस्फेट को लगाना पड़ेगा, जब जाके न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जिससे आगे जाके हमारा डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बनने वाला है। ना वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट नाइट्रोजन बेस, ध्यान दीजिएगा ठंडे दिमाग से।
नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बेस इसलिए कहा है क्योंकि वो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, एन नाइट्रोजन जो है ना वो एलिमेंट उसमें होता है। हाँ निखिल वही बता रही हूँ, नाइट्रोजन बेस इज नथिंग बट द कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। दिखा दूंगी मैं आपको, थोड़ा सा समझ लो, आई कम बैक टू इट। ये होते हैं कुछ 5 टाइप के, देयर आर 5 टाइप्स। मैंने उसको शॉर्टकट में ना ऐसे एग टक करके कहा है। कैसे? फर्स्ट टाइप इज, ठीक है उसको ना ऐसे लिखेंगे हम, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि फर्स्ट टाइप जो है उनको कहेंगे हम प्यूरीन, एंड सेकेंड टाइप जो है उनको कहेंगे हम पायरिमिडीन। प्यूरीन में आते हैं एग्रीटक का पहला वाला हिस्सा, मतलब एडेनाइन एंड गुआनाइन, एंड टक जो है वो आता है पायरिमिडीन में, मतलब थाइमीन, सॉरी थाइमिडीन या थाइमीन भी कह लो, देन साइटोसिन, देन आएगा क्या रह गया, यूरेसिल, सॉरी। तो ऐसे आते हैं 5, 1 2 3 4 5। एगटक इज जस्ट सिंपली टू रिमेम्बर। कृपया इसको एग्जाम में ना लिखिएगा, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे इसको लिख के आ जाते हैं, प्लीज ऐसे तो आप मार खा जाओगे, डू नॉट राइट इट, ठीक है। तो 5 बेसिस है नाइट्रोजन बेस। अब आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। सी निखिल आपने जो पूछा था ना कि नाइट्रोजन बेस मतलब क्या, जिसमें नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है उसमें, दैट इज योर नाइट्रोजन बेस। ये रिंग स्ट्रक्चर है, दीज बेसिस आर व्हाट, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। तो जो बेस है उसमें अगर 2 रिंग्स है, जैसे यहाँ पे 2 रिंग्स है, 1 2 1 2, तो उनको हम कहते हैं प्यूरीन। सी एडेनाइन एंड गुआनाइन क्या है, प्यूरीन है। एंड जिनमें सिर्फ एक ही बेस है 1 1 1, तो उनको हम कहते हैं थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल को पायरिमिडीन। क्लियर? इसका मतलब प्यूरिन और पैरामिडीन का सिर्फ रिंग का फर्क है, यहाँ पे 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यहाँ पे 1 रिंग है। एंड यही अमाइनो बेसिस जो है वो डिसाइड करते हैं न्यूक्लियोटाइड का नाम, जैसे सीना, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी कि बेस एंड शुगर बनाता है न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर एंड फॉस्फेट बनाता है न्यूक्लियोटाइड। अब अगर मैंने एडिनालिक एसिड, ये एग्जाम्पल्स है, हाँ, अब मैंने एडिनालिक एसिड का नाम ले लिया, इसका मतलब इसमें जो बेस है वो है एडेनाइन। थाइमिडिलिक एसिड में बेस होगा थाइमीन। अच्छा अब गोनोलिक एसिड, देखो मैं बेस को दिखाती हूँ आपको, ये सारे बेसिस है हमारे पास। अगर मैं गोनोलिक एसिड पूछ रही हूँ न्यूक्लियोटाइड में, तो गोनोलिक एसिड में कौन सा बेस लगा है, मैंने क्या कहा कि बेस के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का नाम जुड़ता है। अजय रुक जाओ, अभी बात, इसके बारे में बाद में बता दूंगी मैं, ठीक है। यस नंदिनी, गोनाइन एब्सोल्युटली करेक्ट। वैसे यूरिडिलिक एसिड है तो उस पे यूरासिल वाला बेस लगा है। साइटोडिलिक है मतलब यहाँ पे साइटोसिन वाला बेस लगा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये वाले डायग्राम में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सी ये क्या है, प्यूरिन, एंड एक ही एग्जांपल यहाँ पे। और ये क्या है, पैरिमिडिन। प्यूरिन क्यों, क्योंकि 2 रिंग्स, पायरिमिडिन क्यों, 1 रिंग। अब ये नाइट्रोजन बेस है, इसने क्या कर लिया, अपने साथ शुगर को जोड़ लिया। ये क्या है, शुगर, राइबोस शुगर होता है ये जनरली। तो एडेनाइन मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, इसके साथ नीचे जुड़ जाता है शुगर। तो शुगर प्लस बेस इज व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। तो एडेनोसिन इज व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। अब इसने यहां पे लगा लिया फॉस्फेट को, तो क्या बन गया, बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। एंड उसका नाम क्या है, एडेनिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि एडेनाइन वाला यहाँ पे बेस लगा। अगर मैं यहाँ पे गोनाइन को लगा दूंगी, गोनालिक एसिड। सी यहाँ पे अगर यूरासिल लग गया है, यूरिडिलिक एसिड। ऐसे उसके नाम चेंज होते रहेंगे उनके लगने वाले बेसिस के ऊपर। क्लियर?
यहां तक क्लियर बच्चे? गॉट द डिफरेंस न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं। तो हम चलते हैं मेटाबोलाइट्स की तरफ। यस, सबको क्लियर है ना डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड में कैसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। डिपेंड करता है अजय, जो हॉट वाटर पीते हैं लाइक उनको अगर एलर्जी है ठंडे पानी से, या कभी कभी आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का, वो जो हॉट वाटर है, हॉट मतलब वार्म, वो मेटाबॉलिज्म को रैपिड करता है। अगर मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन जो है वो अगर तेजी से होने लग गई, तो उससे क्या हो जाएगा कि सेल्स एक्टिव रह जाते हैं ज्यादातर। फिर सेल्स एक्टिव रहेंगे तो यू विल बी नॉट हैविंग मच डिजीजेस एंड ऑल, ऐसा। तो वैसे अलग अलग रीजन से गर्म पानी पीने के, कभी कभी किसी को गले की प्रॉब्लम हो या डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, क्योंकि डाइजेशन भी आसान हो जाता है गर्म पानी से, वेट लॉस हो, तो रीजंस बहुत है क्यों पी रहे। कभी कभी आदत के वजह से भी पी जाते हैं। तो डिपेंड्स कि उनको क्या तकलीफ है या उनको क्या चाहिए है। ओके अब मैं यही मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रही थी कि जो अलग अलग रिएक्शंस चलती है हमारे सेल में जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उन रिएक्शंस को जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम कहेंगे मेटाबोलाइट्स। जैसे ना मैं इसको सिंपली समझाती हूँ, रुक जाओ। अब देखो A+B का कोई रिएक्शन चल रहा है टू मेक C। अब C क्या है? मेटाबोलाइट है, सिंपल। कोई भी XYZ एनी मेटाबोलाइट इट विल बी देयर। बट इसको सेल ने बनाया क्यों? क्योंकि इसको सेल को यूज करना है किसी ना किसी फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एनी रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को मान लो उसको कुछ चाहिए था सेल को, तो उसने इसको बना दिया। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री में इसके साथ कुछ एक्स वाला प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मैंने जोमेटो में ऑर्डर कर दिया खाना और उसने फ्री दे दिया मुझे डेजर्ट। अब डेजर्ट तो मुझे चाहिए नहीं था, मैंने ऑर्डर किया नहीं था, बट आ गया, ऐसा हो जाता है। तो जो पहला वाला प्रोडक्ट बना, जिसको बनाने वाला था सेल, सेल ने रिएक्शन चलाई इसलिए क्योंकि वो चाहिए है उसको, उसको हम कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट। बच्चे ये जोमेटो वाला एग्जांपल लिख के ना आ जाएगा कृपया प्लीज, वरना आपके टीचर हमें डांटेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। एंड ये कॉम्प्लीमेंट में जो डेजर्ट आ रहा है ना, उसको मैं बोलूंगी सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्यों? क्योंकि इसका सेल एज सच यूज नहीं करता है। सी यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। सी क्या बताता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो अपने ग्रोथ के दौरान सेल बनाएगा, ग्रोथ फेज के दौरान, रेस्पिरेशन वाले या फोटोसिंथेसिस वाले, ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शंस है उस दौरान जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। और वो किसी ना किसी फंक्शन के लिए उसको यूज कर लेता है, और उनको कभी कभी सेंट्रल मेटाबोलाइट भी कहते हैं। एंड जैसे एग्जांपल यहाँ पे अमाइनो एसिड, शुगर, विटामिन, जो भी बायोमोलिक्यूल्स है वो। बट जो ऐसा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में बन गया तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, क्योंकि ये नॉर्मली रिक्वायर नहीं है। एज अ एंड प्रोडक्ट बनाया है, प्राइमरी मेटाबोलाइट बनते बनते उसके साथ में जो बन गया वो था सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब सेल तो उसको खुद को यूज नहीं कर रहा है, तो पता है ह्यूमंस ने क्या कर लिया, उसने हमारे खुद के यूज के लिए उसको आइसोलेट करके, प्यूरिफाई करके मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, टॉक्सिन्स, फेरोमोन्स, रबर, गम, ड्रग्स, स्पाइसेस, जो भी दवाइयां होती है, ये सारी चीजें एक्चुअली प्लांट बनाता तो है एज अ बाई प्रोडक्ट, बट वो हमने हमारे किसी न किसी यूज के लिए उसको ले लिया। तो ये थे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इतना क्लियर? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मतलब इंपॉर्टेंट वाले जो मॉलिक्यूल से जो रिएक्शन चलाएंगे, जिनसे कोई ना कोई वहां पे यूज होने वाला है, फंक्शन होने वाला है। बट अगर ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका कोई फंक्शन तो नहीं है बट बाय डिफॉल्ट बन जा रहे हैं, ऐसे को कहेंगे हम सेकेंडरी। निखिल ये वाले क्वेश्चन के लिए ना लास्ट के 5 मिनट में पूछ लूंगी मैं आपको, होल्ड करिएगा। देन हम जाते हैं अगला वाला कॉन्सेप्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है। इस फिगर में आपको पता चलता है कि अलग अलग एग्जाम्पल्स क्या है। पिगमेंट्स, अल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ये सारे नाम है। एसेंशियल ऑयल। ओके अब क्या है
कि किस तरह से बायोमोलिक्यूल्स को, अच्छा ये हमने किया है क्या पहले, याद नहीं आ रहा मुझे मैंने सिखाया है या नहीं, कि बायोमोलिक्यूल्स को कैसे मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रो में डिवाइड किया है डिपेंडिंग उनके साइज के ऊपर। मतलब अगर 1000 डाल्टन के ऊपर साइज है, डाल्टन क्या है, यूनिट है बच्चा, इट्स अ यूनिट, जैसे केजी, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर, वैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को नापने के लिए डाल्टन होता है। तो जो बड़े मॉलिक्यूल है जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये वेट में ज्यादा होते हैं। सिर्फ इनमें हम आएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को, लिपिड आएगा एक्सेप्शन में, क्योंकि लिपिड का वेट तो आता है 18 to 800 डाल्टन्स में, बट सेपरेशन का जो हमने एक्टिविटी किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि इनसोल्युबल पूल और सोल्युबल पूल में, तब लिपिड ने क्या किया, खुद को इनसोल्युबल पूल में सेपरेट होते हुए देखा गया। जब हमने वो टिश्यू को क्रश किया था, ग्राइंड किया था, उसके बाद जब फिल्ट्रेट और रिटेंटेड मिला, तो जनरली इनसोल्युबल पूल में मैक्रोमोलिक्यूल्स मिले जो बड़े वेट के थे, बट उनमें लिपिड भी मिला क्योंकि वो नीचे एसिड सोल्युबल पूल में घुल नहीं पाया। तो वेट तो उसका कम था, बट सेपरेशन था वो इनसोल्युबल पूल में था, इसलिए उसको मैक्रोमोलिक्यूल करके कंसिडर किया गया। हाय श्रेया, बट हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि लिपिड, अच्छा ये सेम चीज ही है, हाँ यहाँ पे सी, लिपिड क्या है, इंपॉर्टेंट तो है ही, बट हम इनको ये कह के कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल। बच्चे ये जो स्लाइड है ना, ये वही थेरोटिकल स्लाइड है जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे समझाई है, इसी टेबल को थ्योरी में लिखा है बस, और कुछ नहीं। और ये भी वही चीज है कि लिपिड जो है वो इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन है, एंड वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट छोटे होने की वजह से भी वो क्या हो जाएंगे, इनसोल्यूबल वाले जो भी मोइटीज मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, उनके साथ सेपरेट हो जाएंगे। जो वो मैक्रोमोलिक्यूल के साथ सेपरेट हो रहे हैं, तभी लिपिड को हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, माइक्रो नहीं। बट नीट का अगर क्वेश्चन बनता है कि वेदर द लिपिड इज अ स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, तो ये स्टेटमेंट्स गलत हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली मतलब क्या वो पूरी तरह से मैक्रोमोलिक्यूल है, नहीं, क्योंकि वेट वाइज वो छोटा है, प्रॉपर्टी वाइज वो, मतलब प्रॉपर्टी या फिर सॉल्युबिलिटी वाइज वो मैक्रो है, इसलिए इसको बीच में रखा गया है कि वो लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल। ऐसे यहां तक क्लियर है? तो वी आर गोइंग टू द प्रोटीन्स थिंग। अजय रुक जाओ, या दैट्स ट्रू। हाँ ये तो एक्सपेरिमेंट जो था वो एज अ क्यूरोसिटी एक्सपेरिमेंट किया गया था फॉर ब्रीडिंग, बट अगर साइंटिस्ट ने टाइगर को ही आपस में ब्रीड किया, लायन को ही आपस में ब्रीड किया, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ सकती है, दैट इज ट्रू। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी रिसर्च पे डिपेंड करता है। हाँ निखिल, दोनों में आएगा, बट लिपिड को हम उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर कंसिडर करेंगे, ना कि उसकी मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, इसलिए हम उसको मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। ओके अब प्रोटीन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का चेन है, मतलब प्रोटीन का मोनोमर कौन है, अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है अमीनो एसिड का, है ना। अब प्रोटीन में मैंने पहले भी बताया था कि अमीनो एसिड जो है वो 20 टाइप के अमीनो एसिड थे, अभी हमने देखा पीछे भी। नहीं शिवानी, ये क्या होता है ना कि सारे इनसोल्यूबल जो है वो इनऑर्गेनिक है ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें मिक्सचर आता है। सी हियर, एसिड इनसोल्यूबल में मिक्सचर आएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है, प्रोटीन ऑर्गेनिक है, न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिक है, तो इनसोल्यूबल, ये पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया था यार, insoluble will have mixture of organic and inorganic, soluble will have strictly organic। आई गेस मैंने शिवानी का क्लियर कर दिया है। हाँ अजय, करना चाहिए, बट ये टेक्निकली कितना पॉसिबल है ये पता नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट की परमिशंस होती है,
वो सब भी तो मिलना चाहिए ना अजय। ओके, कमिंग बैक, आई गेस शिवानी का मैंने आपको बता दिया है। नाउ कमिंग बैक टू प्रोटीन्स। सी प्रोटीन्स, हमें पता है कि 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है अलग अलग तरीके के, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे 20 अमाइनो एसिड को एक ही प्रोटीन में डाल दो, या ऐसा भी नहीं कि एक ही अमाइनो एसिड से एक प्रोटीन बना हो। जैसे मेरे पास अगर लंबी ट्रेन है तो ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड के अगर 4 बोगी है मेरे पास, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि चारों बोगीज को डाल के मैं एक ट्रेन बना दिया, कितना फनी दिखेगा वो। मतलब ठीक है, विजुअलाइज ना कीजिएगा। एंड ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ येलो ट्रेन का, येलो बोगी का ही ट्रेन है, ऐसा नहीं है। मिक्सचर होता है और रिपीटेटिव ग्रुप्स होते हैं, इसलिए प्रोटीन को कहते हैं हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट होमोपॉलीमर। मतलब कोई भी एक प्रोटीन सिर्फ एक अमाइनो एसिड से नहीं बना है, मिक्सचर ऑफ अलग अलग 20 अमाइनो एसिड से बना है, इसलिए हेटेरो। आपने हेट्रोस्पोर्स, होमोस्पोर्स भी पढ़ा होगा पहले ब्रायोफाइट्स में, टेट्रोफाइट्स में कहीं, जो अलग अलग टाइप के स्पोर्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स मींस हेटेरो, सेम टाइप मतलब होमो। सो प्रोटीन्स आर नेवर अ होमोपॉलीमर, वो हमेशा हेट्रोपॉलीमर ही रहते हैं, क्योंकि अलग अलग अमाइनो एसिड उसमें जुड़ा रहेगा। एंड वन मोर नीट कॉन्सेप्ट, इसको मैं स्टार करके या फिर हैशटैग करके लिखते हूँ, कि कोलेजन जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है एनिमल में, और रूबिलोज, इसी को हम रूबिस्को भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा पाया गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, या फिर पूरे बायोस्फीयर में, पूरे अपने अर्थ के प्लेनेट पे ही मान लो। तो अगर ऐसा नीट पे क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे ज्यादा अबंडेंट मतलब ज्यादा पाने वाला प्रोटीन एनिमल वाले सेल में कौन सा है, तो आप लिखोगे कोलेजन। एंड अगर पूरे बायोस्फीयर में पूछा है तो आप लिखोगे रूबिस्को। रूबिस्को क्या है? एक्चुअली प्रोटीन है। सी प्रोटीन की एक बहुत अच्छी बात क्या है ना, कि प्रोटीन कभी कभी हार्मोन का काम करेगा, कभी एंजाइम का काम करेगा, समटाइम्स इट एक्ट एज डिफेंस, जो हमको बॉडी को डिफेंस करता है, देन वो ट्रांसपोर्ट में भी हिस्सा लेता है, तो अलग अलग काम करता है प्रोटीन। श्रेया नहीं, माय नेम इज पूजा। ये बैच को तो पहले मैंने ही पढ़ाया है, इस चैप्टर को मैंने ही पढ़ाया है, मुझे नहीं पता कि आप इस बैच में हो या नहीं। हाँ, कोलेजन एंड रेबुलोज ये प्रोटीन है। कोलेजन मतलब ऐसा प्रोटीन जो एनिमल सेल में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया गया है, और अगर मतलब अगर इसको गिना जाए, गिन तो नहीं सकते टेक्निकली, बट इसका क्वांटिटी, कोलेजन वाले प्रोटीन का क्वांटिटी एनिमल सेल में ज्यादा है। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा गया ना, तो राइबुलोज बिस्फॉस्फेट, जिसको रुबिस्को भी कहते हैं, इसको ज्यादातर पाया गया है सारे सेल्स में, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, ऐसा। क्लियर निखिल? श्रेया, आई गेस देन आप पता नहीं कौन, दिस इज अ ग्रुप 92 एंड 93 वाला आई गेस बैच। कोई बात नहीं श्रेया, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लो, सेम ही कंटेंट पढ़ना है। मैम अलग हो जाएंगे, टीचर अलग हो जाएंगे, बट कंटेंट तो सेम ही पढ़ना है आपको, सेम ही चीज पढ़ाया जाएगा, सो डू नॉट वरी। हॉर्मोन्स आपके लास्ट चैप्टर में है, 22nd चैप्टर में है, रुक जाओ। तो ठीक है, मैं ये बता रही थी कि प्रोटीन्स जो है वो अलग अलग काम करते हैं। फाइन, इतना बताया मैंने। नाउ कमिंग टू द प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सी प्रोटीन के स्ट्रक्चर है कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टररी जैसे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन होता है, एंड मेनी टाइम्स इसको पूछा गया है 3 to 5 मार्क के लिए, तो डू नॉट मिस दिस। मैं यहाँ पे आपको सिंपल वर्ड्स में बताने वाली हूँ कि ये कैसा होता है। तो प्रोटीन जब बनने का स्टार्ट होगा, मान लो ईआर में बनने वाला है प्रोटीन हमारा, राइट? तो प्रोटीन जब बनने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले सिर्फ अमाइनो एसिड को जोड़ा जाएगा एक दूसरे के साथ, एंड ऐसे एक लंबी चेन बनाई जाएगी जिसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड वाइज एंड नीट वाइज। पॉलीपेप्टाइड क्यों? क्योंकि सी पॉलीपेप्टाइड मतलब जो अमाइनो एसिड के बीच में का बनने वाला जो बॉन्ड है ना, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ,
ये है एक अमाइनो एसिड, ये है दूसरा अमाइनो एसिड। ध्यान दीजिएगा ये बॉन्ड वाला सेक्शन आगे भी आने वाला है आपको, तो डू नॉट जस्ट ओवरलुक दिस। ये है दूसरा अमाइनो एसिड, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ेगी। तो जब दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं उनके बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के यहाँ पे CONH ऐसा बॉन्ड बनेगा, विच इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो दो अमाइनो एसिड जब जुड़ जाएंगे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो मान लो अगर मेरी प्रोटीन है 10 अमाइनो एसिड वाली, तो हर एक अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है? पेप्टाइड। और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसीलिए उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे अमाइनो एसिड एक सिंपल चेन में बैठे हुए हैं, जहाँ पे एक एक अमाइनो एसिड का हमको पोजीशन भी पता चल सकता है, वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, अब आगे क्या होगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी कभी ऐसे हेलिकल फॉर्म में या कभी शीट्स के फॉर्म में अपना रूप बदलता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है हेलिकल, बच्चा आप लोगों ने अगर कभी ये देखा है क्या, लैंडलाइन फोन्स, उसका जो रिसीवर और डायल बॉक्स होता है ना, उसमें जो राउंड राउंड वाली वायर होती है, उसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर किसी ने अभी देखा है लैंड फोन तो अभी है नहीं, बहुत लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो वो वाली जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ना वायर जैसी, वो है हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब यही चेन जब मुड़ेगी, फोल्ड करेगी खुद को, तो ऐसे करेगी या ऐसे करेगी शीट्स में, जैसे एक के ऊपर एक ऐसे बुक्स रखे गए हो मान लो। इसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, अब और प्रोटीन को पूरी तरह से बनने के लिए और एक लेवल आगे जाना पड़ता है। मान लो आपने वो टेलीफोन वायर को ना पूरा ऐसे गोला बना के उसका एक बॉल बना दिया जो 3D व्यू में दिखता है, ठीक है। इसी को ना ऐसे बॉल जैसे हॉलो बॉल जैसे बना दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ही ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जहां पे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो है एक्टिव रहते हैं। मतलब क्या है, वो फंक्शनल है, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी है। मतलब प्रोटीन को बनने के लिए 3 लेवल बनाने पड़ेंगे। प्राइमरी सिंपल अमाइनो एसिड वाला चेन, सेकेंडरी जब वो चेन खुद को फोल्ड करेगा हेलिकल या शीट में, टर्शरी जब वो हेलिकल स्ट्रक्चर और 3D व्यू में खुद को फोल्ड करके हॉलो बॉल जैसा बनाएगा। अब एक एक्सेप्शन इसके लिए है कि कभी कभी कुछ प्रोटीन्स को इसके भी ऊपर जाके और एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जहां पे यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ एक ही चेन का यूज किया है। उधर ना 2 से 3 चेन का यूज करेंगे हम एक प्रोटीन बनाने के लिए। ऐसे स्ट्रक्चर को कहेंगे हम क्वाटरनरी। ओके, रुक जाओ मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगी, और रुक जाओ इसको खत्म करती हूँ प्रोटीन्स को। जैसे कहा गया, हाँ क्वाटरनरी, जहाँ पे मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन जो है वो अलग अलग सब यूनिट में बनते हैं। ये कहाँ पे देखा है पता है? ये देखा है हमने हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में। तो ये डायग्राम देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, अमाइनो एसिड का सिंपल स्ट्रेट चेन है। इस चेन को थोड़ा सा और फोल्ड किया है, जो बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चाहे फोल्ड करो या चाहे उसको शीट्स में रखो, एनी हाउ। अब इसी को और थोड़ा उसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना है, सी 3D व्यू, जो है टर्शरी स्ट्रक्चर। यहां तक बहुत से प्रोटीन अपने फंक्शनल रूप में आ जाएंगे, मच्योर हो जाएंगे, एंड दे विल डू द फंक्शन, जो भी उनका फंक्शन है। बट कुछ प्रोटीन है जैसे हेमोग्लोबिन, उसको क्या लगता है अभी भी और एक लेवल का मॉडिफिकेशन लगेगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है वो 2 अल्फा एंड 2 बीटा ऐसे 4 सब यूनिट से बना है। ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये वाली एक, ये वाली एक और ये वाली एक, ऐसे 4 है, और बीच में उनको पकड़ने वाला होता है हमारा आयन। कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा ना कि खून की कमी आ गई है, तो थोड़ा आयरन कंपाउंड्स जो होते हैं, वैसे वेजिटेबल्स, पालक खाओ या खजूर खाओ। आयरन से क्या होगा, आयरन से आपका खून बढ़ेगा, मतलब सिंपली हेमोग्लोबिन बढ़ने वाला है। क्योंकि जो हेमोग्लोबिन के पास 4 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, अलग अलग चेन को जोड़ने के लिए वो लगता है। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर जहां पे एक से ज्यादा
पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सारे प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक नहीं जाते हैं, वो टर्सरी तक रुक जाएंगे। कुछ ही प्रोटीन फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन वो ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बताएगा। क्लियर? अजय रुक जाओ मेरी जान, थोड़ा रुक जाओ अजय, मैं आपको बाद में थोड़ा हटके है ये, वेट मिनट बेटा। अच्छा क्या? हाँ अजय ऑथेंटिकेट डाउट है, बट एक मिनट रुको, क्लास को खत्म करती हूँ फिर आपको बता दूंगी। स्प्रिंग क्या बोल रहे थे आप मोनल, मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा क्वाटरनरी को रिपीट करना है, तौसिफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तौसिफ आपको क्वाटरनरी चाहिए या समझ गए आप? प्लीज टेल मी। हाँ कूल। तो ये था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यहां तक किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट प्लीज आस्क मी नाउ। एनी डाउट एनीवेयर पूछ सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कहीं पे भी कंफ्यूजन करके न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या है, इसको भी अगर कहीं पे भी कंफ्यूज कर रहे हो तो डू नॉट लूज द मार्क्स। और प्रोटीन को हेट्रोपॉलीमर ही क्यों कहा है, होमोपॉलीमर क्यों नहीं कहा है, एंड मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बता रही हूँ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, और क्या बनता है क्वेश्चन। और जैसे ऐसा बन सकता है क्वेश्चन कि डीएनए एंड आरएनए में का डिफरेंस क्या है, उसको एक बार बता दूं क्या मैं? डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंस शायद बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। सीटी पेपर है? हाँ आप लोगों का है क्या कल? यू आर ऑल हैविंग ना, कल है ना आपका? अच्छा आपको ये तो पता है ना कि हमारा बेसलाइन टेस्ट जो है वो पोस्टपोन हुआ है, आई गेस ये तो आप जानते हो। हाँ गुड। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे हम, उसके बाद रुक जाते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, देन वी विल स्टॉप हियर। हाँ 20 को है, एंड डू नॉट मिस इट, उसको मिस ना करिएगा वरना आपका नुकसान हो जाएगा बच्चे, क्योंकि उससे हमको बैचेस का सेग्रीगेशन पता चलता है। ठीक है, यस लेट्स डू वन मोर कॉन्सेप्ट। ये प्रोटीन्स का ही है, ये मैंने पहले भी बताया कि प्रोटीन्स क्या है ना, अलग अलग फंक्शंस करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोई डिफेंस में फाइट करता है, कोई हार्मोन से, कोई एंजाइम से, तो ये वही वाली चीज है। हाँ अमृता, बेसलाइन टेस्ट तो ये पे होगा। ठीक है, लास्ट में ये एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे हम अबाउट न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए एंड आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है उसी के बारे में ये टॉपिक है या फिर ये क्वेश्चन है। बस उसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज ये पढ़नी है। आपने ये तो देख लिया कि वो दोनों भी डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड से ही बने हैं, ये जानते हो आप बाय डिफॉल्ट, बट उन दोनों में फर्क क्या है बेसिकली, क्योंकि 12th में ये बहुत मैटर करने वाला है। सी न्यूक्लियोटाइड को मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, आ गया हाँ, कि उसमें क्या होने वाला है, एक तो बेस होने वाले हैं जो 5 अलग अलग टाइप के हैं, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो पिरिमिडिन हो। दोनों में क्या फर्क था, एक रिंग एंड 2 रिंग का फर्क था, प्यूरिन में 2 था, पिरिमिडिन में 1 था। एग टक करके मैंने इसको सिंपली ऐसे लिखा था, जस्ट टू रिमेम्बर। एंड देन दूसरी चीज क्या थी, शुगर थी न्यूक्लियोटाइड में। अब यहाँ पे मैं आपको क्विकली बता देती हूँ दोनों का डिफरेंस। दोनों में भी न्यूक्लियोटाइड है, मतलब फॉस्फेट है, शुगर है, बेस है। इसमें भी फॉस्फेट है, शुगर है, बेस है। बेस में भी कौन सा बेस हो सकता है, डीएनए में हो सकता है, चाहे वो एडेनाइन, देन यू पॉसिबल है कि वहां पे ग्वानाइन हो। यहाँ पे आप ध्यान दो, कंपल्सरीली डीएनए में होता है थाइमीन और साइटोसिन, बट आरएनए में अब आ जाएगा फर्क, वो है एडेनाइन, ग्वानाइन, ये दोनों तो सेम है, बट यहाँ पे आएगा यूरासिल।
एंड साइटोसिन। तो ये बेस का फर्क जो है थाइमीन एंड यूरासिल का, ये डिफरेंशिएट करता है डीएनए को आरएनए से। ठीक है, तो हमारे पास 5 जो बेसिस है, उन 5 बेसिस में से डीएनए एंड आरएनए बना है कोई भी 4 बेसिस से। तो एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन तो कॉमन है, जो 5वां बेस है थाइमीन वो रिप्लेस होता है यूरासिल इन आरएनए। ये एक डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस जो है ना वो है शुगर में। जैसे राइबो शुगर यूज किया है, हम लोग आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कभी किसी ने सोचा कि फर्क क्या है, व्हाई दिस इज ओनली राइबो, व्हाई दिस इज डीऑक्सी राइबो। तो डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो मतलब ये होता है कि जब ये आरएनए का स्ट्रक्चर में से एक ऑक्सीजन को हटा दो तो वो डीऑक्सी बन जाता है। तो हुआ क्या था ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जब धरती बनी थी, जब वहां पे मॉलिक्यूल्स बन रहे थे ना बच्चे, तो सबसे पहले जो आया है ना मॉलिक्यूल वो है आरएनए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो आरएनए के बाद आता है डीएनए। आरएनए वर्ल्ड करके ही आपको 12th में एक बहुत सही वाला अच्छा वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे सिर्फ आरएनए आरएनए के ही पहले मॉलिक्यूल जो था वो आया था अस्तित्व में। तब आरएनए के पास क्या था, यूरासिल था, और उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन था उसके शुगर में। बट ये इसके वजह से क्या होने लग गया, आरएनए बहुत अनस्टेबल होने लग गया, रिएक्टिव होने लग गया। बट अगर किसी भी चीज को इंफॉर्मेशन पास करने का फंक्शन दिया हो, क्योंकि डीएनए आरएनए का फंक्शन क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करना, बट ये बहुत ही रिएक्टिव है। तो क्या कर लिया उसने, यूरासिल के जगह पे डाल दिया थाइमीन को, एंड एक ऑक्सीजन को निकाल दिया, तो वो बन गया डीऑक्सी। एंड तब जाके डीएनए बना, जो कि स्टेबल है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मोस्टली पास करता है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में। तो ऐसी बनी हमारी आरएनए और डीएनए की कहानी। और फॉस्फेट तो दोनों में भी कॉमन ही है बाय डिफॉल्ट, शुगर और फॉस्फेट ये दोनों भी कॉमन ही है, बस बेस जो है वो एक का यहाँ पे डिफरेंस है। यस, यहां तक क्लियर। 2020 क्या पूछ रहे हो, हाँ 20 को है एग्जाम, अगले संडे को। नहीं नंदिनी, प्लीज ट्राई करिएगा कि आप पेपर दो। पेपर का लिंक जो है वो आपको पूरा दिन खुला रहेगा। तो 2 घंटे का ही एग्जाम है ना, तो जब भी लाइक सुबह 6 से 8 चाहे उठ के तो कर लो, या जो भी ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको लगता है कि ये 2 घंटे में दे सकती हूँ, तो तभी एग्जाम दीजिएगा। बट लिंक जब आपको व्हाट्सएप या मेल के थ्रू मिलेगी ना, वो लिंक पे क्लिक कर लोगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप श्योर हो ये 2 घंटे का टेस्ट देने वाले, तो ही टाइमर ऑन कीजिएगा, लिंक खोलिएगा, वरना लिंक ना खोलिए। टाइमर ऑन हो गया तो आपका टेस्ट बाय डिफॉल्ट आपको कंपल्सरीली अभी के अभी अटेंड करना पड़ेगा। बट अगर आप फ्री नहीं हो और ऐसे ही क्वेश्चन चेक करने के लिए लिंक खोल दिया तो फंस जाओगे बच्चे। हाँ किसी भी टाइम कर सकते हो, हाँ हाँ, यस यस। अच्छा यहाँ तक अगर क्लियर है तो लेट्स टेक योर अदर डाउट्स। ये यहाँ तक चैप्टर क्लियर है, आगे जो है ना पॉलीसैकेराइड्स वो अगले क्लास में देखेंगे हम। If you're clear till here, if you don't have no doubts, you can leave the class. Yes, Amrita, bye bye. See you in the next class.